चिंता कैसे बचेगा जोशीमठ? प्रवासी सम्मेलन ग्लोबल समिट से इंदौर को क्या मिला? ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, फिर असर दिखाएगी ठंड? नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। कहीं इतिहास तो नहीं बन जाएगा जोशीमठ, या फिर आपदा से कैसे बच पाएगा जोशीमठ? ऐसे ही कई सवाल है जो न सिर्फ जोशीमठ के रहवासियों के लिए बल्कि हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं जो इस संकट से दुखी है। दरअसल चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह शहर 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है। यहाँ घर ही नहीं, सड़कें भी धंस रही है। 750 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी है, वहीं 90 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। दरअसल 1976 में मिश्रा कमेटी ने चेतावनी दी थी कि अनियोजित निर्माण, विस्फोट से उत्पन्न कंपन, भारी ट्रैफिक जैसी समस्याएं जारी रही तो जोशीमठ ढह भी सकता है। चूंकि अभी तक सरकारों ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और हालात सबके सामने है। अनियोजित विकास की कीमत जोशीमठ और उसके रहवासी चुकाने के लिए मजबूर है। हालांकि उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जोशीमठ के नीचे कठोर चट्टान नहीं है, इसलिए वहां भूधंसाव हो रहा है। सरकार के मुताबिक 1976 में भी जोशीमठ में थोड़ी जमीन धंसने की बात सामने आई थी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वेब दुनिया से बातचीत में कहते हैं कि मठ भवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। महाराज जी, जोशीमठ की पहचान पीठ की वजह से होती है, वहाँ की क्या हालात है अभी, कैसे हैं? जोशीमठ में जो हमारा ज्योतिर्मठ है जी, वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि पूरा जोशीमठ ही हमारा मठ है जी, क्योंकि उसका भी नाम जोशीमठ ही है। जोशीमठ माने ज्योतिर्मठ। जी जी जी। लेकिन उसमें भी जो मठ परिसर है जी। उसमें भी दरारें आ गई जी और वो उस मठ भवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया। जी 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 जी। तो क्या हटा, वहाँ से भी आप लोगों को हटा रहे हैं या प्रशासन की कोई नोटिस मिला है आपको अभी तक? नहीं, अभी तो बाकी गांव में कार्य चल रहा है जी, और हम लोग भी प्रशासन के साथ मिल करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी। अभी हमारे मठ में लाल निशान नहीं लगा है जी, लेकिन 734 भवन चिन्हित कर लिए गए हैं संसद में, जी, जिनको छोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है। जी जी जी। आप इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे, क्या थी आपकी याचिका, क्या है याचिका आपकी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए गए हैं कि एक तो जिसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए जी, और जो वहाँ के निवासी हैं उनको जान और माल दोनों के क्षतिपूर्ति माने दोनों के लिए भरोसा दिलाया जाए जी, कि समस्या नहीं होगी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वेब दुनिया से बातचीत में कहा कि जोशीमठ में प्रकृति लगातार चेतावनी दे रही थी, लेकिन हम किसी बड़े डिजास्टर का इंतजार कर रहे थे। पिछले 6-7 सालों से भाजपा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि हमने जो कदम उठाए उनको भी पलट दिया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सत्ती ने वर्तमान हालात के लिए राज्य की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। आपदा प्रबंधक डॉक्टर अनिकेत साने ने कहा कि यदि समय रहते नहीं चेते तो और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो है समसामयिक विकास करना, मतलब पर्यावरण को संरक्षण भी हो सके और विकास भी सही तरीके से चल सके, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समसामयिक विकास की तरफ हमें अग्रसर होना पड़ेगा अगर इस प्रकार की आपदाओं से हमें बचना है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करना पड़ेगा, पहाड़ों को बचाना पड़ेगा, बेतरतीब विकास को रोकना पड़ेगा और जो पर्यटन के लिए, घूमने के लिए लोग वहां पर जा रहे हैं उनकी संख्या में भी कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर पर्यटक जो है हर साल घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि संसाधन सीमित है, जगह सीमित है, उस कारण से विकास करना, अब विकास के कारण बहुत सारी चीजें वहां पर करनी पड़ती है, जिससे प्रकृति का दोहन होता जा रहा है और उस दोहन होने के कारण प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है और वो भूस्खलन के रूप में हमारे सामने दिख रहा है।
इस बीच राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई निर्णय लिए, जिनमें उनके मकानों के किराए की धनराशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करना, उनके बिजली पानी के बिल 6 माह की अवधि के लिए माफ करना तथा बैंकों से उनके ऋणों की वसूली 1 साल तक स्थगित रखना शामिल है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि लोगों को इस संकट से कब तक मुक्ति मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में पॉलिसी अधिकारी और इंदौर में हाल ही में संपन्न प्रवासी भारतीय सम्मेलन व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अहम भूमिका निभाने वाले सिद्धार्थ राजहंस ने कहा है कि इन दोनों ही आयोजनों से इंदौर और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इन आयोजनों से इंदौर व मध्य प्रदेश की पूरी दुनिया में ब्रांडिंग हुई है। से इंदौर को क्या फायदा हुआ? जी, काफ़ी बड़ा स्केल का इवेंट था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इसमें दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 तारीख को और राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी का 10 तारीख को संबोधन था। और मैं समझता हूँ इतने नेशनल लेवल का और साथ ही ग्लोबल लेवल का इवेंट, क्योंकि कई देशों के राजनायक राष्ट्रपति भी आए थे। सूरीनाम और गयाना दोनों के ही राष्ट्रपति आए थे। सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद साहब उनके राष्ट्रपति जी आए थे। वैसे ही अपने गयाना के मोहम्मद इरफान अली साहब आए थे। तो इस तरह से ये सब साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं। तो वहाँ के काफ़ी, इवन पनामा की फॉरेन मिनिस्टर आई थी। मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में इतने ग्लोबल स्तर की चीज़ें हुई हैं कि इतने सारे राजदूत, राजनायक और राष्ट्रपति और तमाम डिग्नेटरीज आए। तो इस तरह का सम्मेलन इंदौर को और इंडिया को, मैं समझता हूँ, ग्लोबल मैप में डालने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और काफी अच्छा हुआ ये पूरा ही सम्मेलन। ऑटो एक्सपो 2023 में भले ही कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सेदारी नहीं की हो, लेकिन यह पर्यावरण की दृष्टि से कई मायनों में खास रहा है। ज्यादातर वाहन कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पेश किए ताकि डीजल और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। टाटा, हुंडई, एमजी मोटर्स, मारुति आदि वाहन कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पेश किए। टाटा ने दावा किया है कि उसकी सिएरा सिंगल चार्ज पर 630 किलोमीटर चलेगी। हालांकि इन वाहनों की कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई इन्हें खरीद नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक और बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशनों को लेकर है। यदि इलेक्ट्रिक वाहनों को सफल बनाना है तो जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे ताकि इन कारों को आसानी से चार्ज किया जा सके। इसके साथ ही बैटरी बनाने में उपयोग में आने वाले कच्चे माल की भी समस्या है। इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देना होगा। एक्सपो में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कभी-कभी प्रदूषण की वजह से दिल्ली आने का मन नहीं करता। प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जाना बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा, हम अपने रेलवे, एयरक्राफ्ट, ट्रक और बसों को ग्रीन हाइड्रोजन पर चला सकते हैं। हम ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो समस्याओं को अवसर में बदल सके। उत्तर भारत में लोग ठंड के कहर से अभी मुक्त भी नहीं हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आगामी सप्ताह में शीत लहर के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ और इसके परिणाम स्वरूप तेज सतही हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति में काफी सुधार आया है। वहीं पंजाब और हरियाणा में हुई ताजा बारिश ठंड के प्रकोप को और बढ़ा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने से बहुत घना कोहरा जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15, 16 और 17 जनवरी को उत्तर राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। दूसरी ओर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर रौनक आ गई है। अब खबरें संक्षेप में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ेगी मुश्किल। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई को मिली मुकदमा चलाने की अनुमति। सबसे धनवान भगवान तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को 2022 में आया 1450 करोड़ रुपए का चढ़ा हुआ। गंगा विलास में सफर के लिए देना होंगे 50 से 55 लाख रुपए। मार्च 2024 तक बुकिंग पूरी। वाराणसी से रवाना हुआ क्रूज। पैकिंग यूनिवर्सिटी के अध्ययन में दावा 2 जनवरी तक चीन में 90 करोड़ लोग हो चुके थे कोरोना संक्रमित। रूस का दावा, यूक्रेन के पूर्वी शहर सोलेदर पर किया कब्जा। यूक्रेन ने दावे पर उठाए सवाल। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।